मेरे पति हर मंगलवार ठीक दोपहर 2 बजे बैंक जाते थे। हमारी शादी को 38 साल हो चुके थे। बरसात हो या धूप, तबीयत ठीक हो या खराब, उन्होंने कभी एक भी मंगलवार मिस नहीं किया। जब भी मैंने वजह पूछी, वो मेरे माथे पर हल्का सा किस करते और हर बार वही जवाब देते, बस अपने भविष्य को सुरक्षित रख रहा हूं। मेरा नाम माधवी है और मैंने उन पर भरोसा किया। आखिर क्यों नहीं करती? राकेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। नंबर उनकी भाषा थे, व्यवस्था उनका धर्म। हमारे सारे बिल समय पर चुकते थे। टैक्स हमेशा समय से पहले फाइल होते थे। रिटायरमेंट फंड के बारे में वो भरोसे से कहते थे कि सब मजबूत है। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नरेटर। मैं नाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसी ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। जिस दिन उनकी मौत हुई, मैं सब्जी मंडी में एवोकाडो चुन रही थी। मेरे बेटे आदित्य का फोन आया। उसकी आवाज मैंने पहले कभी ऐसी नहीं सुनी थी। एकदम सपाट, संभली हुई, जैसे उसे डर हो कि शब्द ही मुझे तोड़ न दे। मां, आपको अस्पताल आना होगा, पापा ऑफिस में गिर पड़े। जब तक मैं वहां पहुंची, राकेश जा चुके थे। बड़ा दिल का दौरा। डॉक्टर ने कहा शायद उन्हें ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ होगा। जल्दी, साफ, वैसा ही जैसा राकेश अपनी जिंदगी में हर चीज चाहते थे। मैंने अंतिम संस्कार में रोना नहीं रोया। सबने सोचा मैं सदमे में हूं कि शोक ने अभी असर नहीं दिखाया, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा सीधी और अजीब थी। मुझे राहत महसूस हो रही थी। इसलिए नहीं कि मैं उनसे नफरत करती थी, मैं नहीं करती थी, लेकिन कहीं गहराई में, सदमे और थकान के नीचे और उन खाने के डिब्बों के ढेर के बीच जो लोग घर भेज रहे थे, मुझे लगा जैसे मैं आखिरकार खुलकर सांस ले पा रही हूं। बस तब तक समझ नहीं पाई थी कि क्यों। अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद एक चिट्ठी आई। सादा सफेद लिफाफा, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, सामने मेरा नाम टाइप किया हुआ। अंदर स्टेट नेशनल बैंक का एक पन्ना था। प्रिय श्रीमती शर्मा, हमें आपके पति के निधन पर गहरा शोक है। सेफ डिपॉजिट बॉक्स के नियमों के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि आप सेकेंडरी होल्डर हैं। बॉक्स का शुल्क इस साल के अंत तक जमा है। कृपया अपनी सुविधा के अनुसार संपर्क करें। मैंने वो पत्र 3 बार पढ़ा। हमारा सेफ डिपॉजिट बॉक्स। 38 साल में राकेश ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया था। उसी दोपहर मैंने बैंक फोन किया। फोन पर महिला विनम्र और प्रोफेशनल थी। हाँ, बॉक्स राकेश शर्मा के नाम पर है, सह होल्डर माधवी शर्मा। हाँ, मैं उसे खोल सकती हूं। क्या गुरुवार सुबह 10 बजे ठीक रहेगा? गुरुवार, 2 दिन बाद। वो 2 दिन मैं घर में ऐसे घूमती रही जैसे कोई भूत। दराजें खोलती, वो फाइलें देखती जो राकेश ने अपनी सटीक लिखावट में लेबल की थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, कुछ ज्यादा ही सामान्य, जैसे किसी नाटक का सेट जो बिल्कुल जिंदगी जैसा दिखाने के लिए बनाया गया हो। बुधवार शाम आदित्य आया। वो थका हुआ दिख रहा था, टाई ढीली, आंखों के चारों ओर लाल घेरे। पिता की मौत में उसे बुरी तरह झकझोर दिया था। मां, उसने रसोई की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जहां कभी राकेश बैठते थे, हमें पापा के पैसों के बारे में बात करनी होगी। मैं उनके ऑफिस की फाइलें देख रहा था, कुछ चीजें मेल नहीं खा रही। मेरा पेट बैठ गया। किस तरह की चीजें? उसने एक फोल्डर निकाला। अंदर बैंक स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स, ऐसे कागज जो मैंने कभी नहीं देखे थे। क्या आपको पता था पापा के 3 अलग अलग सेविंग अकाउंट थे? 3? नहीं, हमारा तो सिर्फ जॉइंट अकाउंट था। उसने नंबरों की एक कॉलम पर उंगली रखी। ये अकाउंट 6 महीने से खाली है, ये वाला पिछले साल बंद हो गया, और ये, उसने तीसरे स्टेटमेंट पर टैप किया, इसमें सिर्फ $43 हैं। कमरा हल्का सा घूम गया। ये नामुमकिन है। सिर्फ हमारा रिटायरमेंट फंड ही $4 लाख से ऊपर होना चाहिए। आदित्य के चेहरे ने उसके शब्दों से पहले ही सब बता दिया। मां, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। उस रात में सो नहीं पाई। दशकों से जिस बिस्तर पर राकेश और मैंने साथ सोया था, उसी पर लेटी छत को घूरती रही। दिमाग यादों से भागता रहा। मंगलवार के बैंक चक्कर, पैसों की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखने की उनकी जिद। इन बोरिंग पैसों की चिंता मत करो माधवी, वो मेरा हाथ थपथपाकर कहते थे, सब मेरे कंट्रोल में है। वाकई कंट्रोल में था, बस ठीक उस तरह से नहीं जैसा मैंने सोचा था। गुरुवार की सुबह ठंडी और धुंधली थी। मैंने सोच समझकर कपड़े पहने।
नेवी ब्लू ब्लेजर और स्लैक्स, कपड़े नहीं, कवच। आदित्य ने साथ चलने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। उस बॉक्स में जो भी था उसे मुझे पहले अकेले देखना था। बैंक एक आधुनिक इमारत थी, कांच और स्टील से बनी। मैनेजर 50 के आसपास की सुनीता वर्मा मुझे दरवाजे पर मिली। उनकी मुस्कान सहानुभूतिपूर्ण और पेशेवर थी। श्रीमती शर्मा, आपके नुकसान के लिए हमें बहुत दुख है। आपके पति कई सालों से हमारे अहम ग्राहक रहे हैं। वो मुझे वॉल्ट तक ले गईं। सेफ डिपॉजिट बॉक्स दीवारों में ऐसे जड़े थे जैसे धातु के दांत। उन्होंने 2 चाबियां इस्तेमाल की, एक उनकी, एक मेरी, बॉक्स नंबर 847 खोलने के लिए। मैं आपको थोड़ी प्राइवेसी देती हूँ, उन्होंने पास के छोटे कमरे की ओर इशारा किया। बॉक्स उम्मीद से ज्यादा भारी था। मैंने उसे मेज पर रखा और कुछ पल बस उसे देखती रही। साधारण धातु, बंद रहस्य, एक ऐसी शादी का सार जिसे मैं समझती थी। मैंने बॉक्स खोला। अंदर फाइलें थीं, बहुत सारी। पहली फाइल पर लिखा था निवेश, वास्तविक स्थिति। हाथ कांपते हुए मैंने उसे खोला। पन्ना दर पन्ना, नुकसान, गलत निवेश, डूबे हुए शेयर, जोखिम भरे सौदे, सैकड़ों हजार डॉलर गायब। और ये अकाउंट मेरे जाने पहचाने नहीं थे, सब सिर्फ राकेश के नाम पर थे। दूसरी फाइल और भी भयानक थी। होम इक्विटी लोन, 3 लोन, हमारे घर पर, उसी घर पर जहां मैंने अपने बच्चों को पाला, गुलाब लगाए और रसोई को सालों में 3 बार अलग अलग रंगों से रंगा। कुल कर्ज $2,70,000। मेरी सांस अटक गई, कमरा छोटा पड़ने लगा। तीसरी फाइल ने मुझे तोड़ दिया। क्रेडिट कार्ड, माधवी शर्मा के नाम पर। मैंने कभी ये अकाउंट नहीं खोले थे, कभी ये कार्ड नहीं देखे थे, लेकिन वहां मेरा नाम था, मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, मेरी जाली हुई सिग्नेचर। 15 अलग अलग कार्ड, सब मैक्स्ड आउट। कुल बकाया $96,000। उन्होंने मेरी पहचान चुरा ली थी। मेरे पति ने, वही आदमी जिसने डिलीवरी रूम में मेरा हाथ थामा था, मेरी मां के अंतिम संस्कार में मेरे साथ खड़ा हुआ था और हमारी बेटी की शादी में मेरी आंखों के आंसू पोंछे थे, वही मेरे नाम पर धोखाधड़ी कर रहा था। मैं वहां काफी देर बैठी रही, बस सांस लेती, अंदर बाहर, खुद को किसी ठोस सच से बांधने की कोशिश करती। बॉक्स के सबसे नीचे एक मोटा क्रीम रंग का लिफाफा था, सामने राकेश की लिखावट में मेरा नाम। मैंने उसे स्थिर हाथों से खोला। शोक, सदमा सब जलकर खत्म हो चुका था। जो बचा था वो ठंडा और साफ था। अंदर एक चिट्ठी थी। माधवी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं जा चुका हूं और तुमने बॉक्स ढूंढ लिया है। मुझे माफ करना, ये काफी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास बस यही है। 5 साल पहले मैंने एक ऐसा निवेश किया जिसके बारे में मुझे पूरा भरोसा था कि वो सफल होगा। नहीं हुआ। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की। हर मंगलवार मैं बैंक जाता रहा, रीस्ट्रक्चर करने, कोई रास्ता निकालने, बट हर बार हम और गहरे फंसते चले गए। घर के लोन, तुम्हारे नाम के क्रेडिट कार्ड, मैंने समय खरीदने के लिए किया। मुझे लगा तुम्हें कभी पता चलने से पहले सब ठीक हो जाएगा। मैं गलत था। जब तुम ये पढ़ोगी तब तक हम शायद दिवालिया हो चुके होंगे। घर नीलाम होने की कगार पर होगा। तुम्हारा क्रेडिट खत्म हो चुका होगा। मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगी, करनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी गलतियों से बचाना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें ही उनकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हिस्सा हमेशा सच्चा था। राकेश। मैंने चिट्ठी मोड़ी, वापस लिफाफे में रखी और सब कुछ बॉक्स में लौटा दिया। फिर सीधे खड़ी होकर उस कमरे से बाहर निकली। सुनीता वर्मा बाहर इंतजार कर रही थीं। क्या आप ठीक हैं श्रीमती शर्मा? नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा, लेकिन हो जाऊंगी। मुझे इस बॉक्स के सारे कागजात की कॉपी चाहिए और किसी अच्छे वकील का नाम जो फाइनेंशियल फ्रॉड देखता हो। उनकी आंखें हल्की सी फैल गईं, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। मैं खुद कॉपियां बनवा दूंगी और मुझे बहुत अफसोस है। घर पहुंची तो आदित्य की गाड़ी पहले से ड्राइववे में थी। वो दरवाजे पर मिला, चेहरे पर चिंता जमी हुई। मां, मुझे एक और चीज मिली है, पापा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मत बताना, मैंने पर्स जोर से रखते हुए कहा। कोई पॉलिसी नहीं है। वो चौंक गया। आपको कैसे पता?
क्योंकि तुम्हारे पिता ने पिछले 5 साल में वो सब तबाह कर दिया जो हमने बनाया था, और वो इस मामले में भी पूरी तरह थरो थे। मैं उसके पास से रसोई में गई, बैंक से लाई हुई कॉपियां मेज पर फैला दी। बैठो, हमें काम करना है। आदित्य सब पढ़ता गया। पहले चेहरा सफेद, फिर लाल, फिर दोबारा सफेद। खत्म करके उसने आंसुओं भरी आंखों से मेरी ओर देखा। माँ, ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। मुझे पता है। घर, आपकी रिटायरमेंट, आपका क्रेडिट, सब खत्म हो गया। मुझे पता है। आप इतनी शांत कैसे हैं? मैं उसके सामने बैठी, हाथ मेज पर मोड़ कर रखे। क्योंकि अब यह गुस्सा बेकार है। मुझे गुस्सा नहीं, एक प्लान चाहिए। वकील का नाम था जेनिफर रॉड्रिगेज। बैंक की सुनीता वर्मा ने खास तौर पर उनका नाम सुझाया था। अगले सोमवार हम उनके ऑफिस में मिले, एक उजली जगह जहां खिड़कियों से पोर्टलैंड शहर दिखता था। मैंने बिना रुके सब बताया। सेफ डिपॉजिट बॉक्स, लोन, क्रेडिट कार्ड, जाली सिग्नेचर, राकेश की चिट्ठी। जब मैं चुप हुई तो उन्होंने कुर्सी से पीठ टिकाई। श्रीमती शर्मा, ये पति द्वारा किया गया फाइनेंशियल अब्यूज का सबसे बुरा मामला है जो मैंने देखा है, और मैंने बहुत देखे हैं। वो शब्द हवा में लटक गया। अब्यूज। आपके पति ने आपकी आर्थिक सुरक्षा को योजनाबद्ध तरीके से नष्ट किया, और वो भी आपके नाम पर। ये सिर्फ गलत प्रबंधन नहीं है, ये धोखाधड़ी है, पहचान की चोरी है, ये क्राइम है। लेकिन वो मर चुके हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम साबित कर सकते हैं कि आप इसमें शामिल नहीं थीं। हम लेनदारों के साथ काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि सिग्नेचर जाली हैं। हो सकता है हम ये साबित करके घर बचा लें कि लोन फ्रॉड से लिए गए थे। लेकिन ये एक लंबी लड़ाई होगी। कितना समय लगेगा? मैंने पूछा। 6 महीने, जेनिफर ने कहा। हो सकता है 1 साल भी, और इसमें पैसा लगेगा। वो पैसा जो शायद आपके पास नहीं है। मेरे दिमाग में हमारे चेकिंग अकाउंट के वो $43 घूम गए। खाली पड़ा रिटायरमेंट फंड और वो पूरा कर्ज जो मेरे नाम पर था। फिर मुझे राकेश की चिट्ठी याद आई, उनकी सावधानी से लिखी हुई हैंडराइटिंग, 38 सालों का वही वाक्य, चिंता मत करो माधवी, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैंने गहरी सांस ली। बताइए, मैंने कहा, हमें क्या करना होगा? उसी रात नेहा का फोन आया। मेरी बेटी हमेशा अपने पिता की ज्यादा करीब रही थी, मुझसे कम। जब मैंने उसे बताया कि मुझे क्या मिला है तो दूसरी तरफ इतनी लंबी चुप्पी छा गई कि मुझे लगा उसने फोन काट दिया है। माँ, उसने आखिरकार कहा। आवाज बहुत छोटी सी थी। क्या आप पक्की हैं? शायद कोई वजह हो, कोई एक्सप्लेनेशन? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं नेहा, और पापा की लिखी हुई चिट्ठी भी। लेकिन पापा ऐसा नहीं कर सकते, उसने कहा। वो आपसे प्यार करते थे, हमसे प्यार करते थे। करते थे, मैंने कहा, और साथ ही उन्होंने मेरी पहचान चुराई और हमारा आर्थिक भविष्य तबाह कर दिया। दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। उसने कुछ देर बाद फोन रख दिया। 1 घंटे बाद आदित्य का फोन आया। नेहा ने मुझे कॉल किया। वो रो रही थी, कह रही थी कि आप गलत हैं, कि आप पापा के बारे में बुरा बोल रही हैं, कि दुख ने आपको इरैशनल बना दिया है। उसने रुककर कहा, वो समझ जाएगी माँ, उसे वक्त दो। लेकिन मैं निश्चित नहीं थी। मैंने ये पहले भी देखा था, दूसरे परिवारों में, दूसरी परिस्थितियों में। वो इंसान जो सच को मानने से इनकार करता है, जिसे झूठ चाहिए क्योंकि सच उसके अंदर कुछ बुनियादी तोड़ देगा। अगले कुछ हफ्ते कागजों, फोन कॉल्स और मीटिंग्स के धुंधले से सिलसिले में निकल गए। जेनिफर ने क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट्स फाइल की, क्रेडिट कार्ड कंपनियों से संपर्क किया, जाली सिग्नेचर्स के सबूत इकट्ठा किए। हमने एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट रखा जिसने वही कंफर्म किया जो मैं पहले से जानती थी। मैंने उन एप्लीकेशंस पर साइन नहीं किए थे। आदित्य पूरी तरह मेरी मदद में जुट गया। उसने फाइलें व्यवस्थित की, स्प्रेडशीट्स बनाई, मीटिंग्स में साथ गया। एक शाम जब हम रसोई की मेज पर एक और ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, उसने मेरी ओर देखा। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने पेन नीचे रखा। ठीक है। कुछ साल पहले पापा ने मुझसे कहा था कि उनके साथ एक चीज में इन्वेस्ट करूं, एक टेक स्टार्टअप। उन्होंने कहा था कि ये पक्का मुनाफा देगा, कि हम करोड़पति बन जाएंगे। उसने निगल कर कहा, मेरे पास बच्चों के कॉलेज फंड के लिए $50,000 सेव थे।
वो चाहते थे कि मैं सब लगा दूं। मेरा दिल बैठ गया। आदित्य, प्लीज कहो कि तुमने नहीं लगाए। लगभग लगा ही दिए थे, लेकिन सारा, मेरी पत्नी, उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, अगर ये इतना पक्का है तो पापा को हमारे पैसों की जरूरत क्यों है? वो हल्का सा मुस्कुराया। हमारी लड़ाई भी हुई। मैं उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वो अड़ी रही। मैंने पापा को मना कर दिया। वो रुका। उस दिन पापा ने मुझे ऐसे देखा था जैसे डरे हुए हों। मुझे लगता है वो तभी फंस चुके थे। वो मेरी रकम से अपनी गलती ठीक करना चाहते थे, और अगर मैंने हाँ कहा होता तो हम भी सब कुछ खो देते। मैंने मेज के पार हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया। लेकिन तुमने नहीं किया। सारा ने तुम्हें बचा लिया। वही सबसे जरूरी है। उसने मेरी ओर देखा। क्या आपको लगता है वो और लोगों से भी पैसे लेते रहते? मैंने राकेश की चिट्ठी याद की। मुझे लगता है वो डूब रहे थे, और जो डूबता है वो किसी भी सहारे को पकड़ लेता है, भले ही उससे कोई और भी डूब जाए। राकेश की मौत के 3 महीने बाद हमें पहली जीत मिली। 2 क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने मान लिया कि सिग्नेचर जाली थे, और उन्होंने वो कर्ज मेरी क्रेडिट रिपोर्ट से हटा दिया। ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था। इस बात का सबूत कि सच जीत सकता है, भरे धीरे धीरे। नेहा अब भी मुझसे बात नहीं कर रही थी। उसने एक छोटा सा ईमेल भेजा था कि उसे स्पेस चाहिए, कि वो ये नहीं झेल पा रही कि मैं पापा की याद को तबाह कर रही हूं। आदित्य कहता रहा कि वो लौट आएगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। कुछ पुल एक बार जल जाएं तो जले ही रहते हैं। घर के लोन वाले केस में लड़ाई और कठिन थी। बैंक के वकील ने दलील दी कि राकेश की पत्नी होने के नाते मुझे पैसों का फायदा हुआ, भले ही मैंने कागजों पर साइन न किए हों। जेनिफर ने जवाब दिया कि मैं साबित कर सकती हूं कि मैंने वो पैसा कभी देखा नहीं था। वो रकम ऐसे अकाउंट्स में गई थी जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था, और ऐसे निवेशों में डूबी जिनके बारे में मुझे तब तक पता चला जब वो खत्म हो चुके थे। हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, जेनिफर ने एक मीटिंग में कहा। जज को तय करना होगा कि क्या आप उस कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं जो धोखाधड़ी से बनाया गया, भले ही अपराधी आपका पति था। क्या हम जीतेंगे? मैंने पूछा। वो एक पल रुकी, और मैंने उनकी ईमानदारी की कद्र की। मुझे लगता है हाँ, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकती। ये कानूनी तौर पर बहुत जटिल मामला है। कोर्ट की तारीख नवंबर के आखिर में पड़ी, राकेश की मौत के 6 महीने बाद। उससे पहले के हफ्तों में मैंने वो किया जो मैंने सालों से नहीं किया था। मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की। 64 की उम्र में मैं कोई बहुत बड़ी पसंद नहीं थी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मैंने घर संभालते हुए बिताया था। बच्चे बड़े हुए तो पार्ट टाइम लाइब्रेरियन का काम किया। 3 साल पहले रिटायर हो गई थी, यात्राओं, पोते पोतियों और शांत सालों के सपने के साथ। अब मैं किताबों की दुकानों और कैफे में आवेदन कर रही थी, जहां भी कोई ऐसे इंसान को रख ले जिसे शून्य से फिर से बनना था। डाउनटाउन की एक छोटी सी इंडिपेंडेंट बुक स्टोर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। मालिक रूथ शायद 70 की होंगी, चांदी जैसे बाल, लाल फ्रेम वाले चश्मे के पीछे तेज आंखें। तो उन्होंने मेरा साधारण सा रेज्यूमे देखते हुए कहा, आप लाइब्रेरियन रही हैं, लगभग 4 दशक की शादी, और अब नौकरी ढूंढ रही हैं। पूछ सकती हूं क्यों? मैं झूठ बोल सकती थी, बोरियत या एक्टिव रहने की कहानी गढ़ सकती थी, लेकिन मैं झूठ से थक चुकी थी, अच्छे झूठ से भी। मेरे पति 6 महीने पहले गुजर गए, और अभी पता चला कि उन्होंने मेरी पहचान चुराई और हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी तबाह कर दी। मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मैं अपना घर बचाना चाहती हूं। रूथ ने रेज्यूमे नीचे रखा और मुझे कुछ देर देखा, फिर मुस्कुराई। आप कब से शुरू कर सकती हैं? मैं हफ्ते में 3 दिन रूथ की दुकान पर काम करने लगी। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ तो थी। उससे भी ज्यादा जरूरी वो मुझे जीने की वजह देती थी, सिर्फ सरवाइव करने की नहीं। मुझे ग्राहकों को किताबें सुझाना, शेल्फ सजाना, खुद को काम का महसूस करना अच्छा लगता था। रूथ और मैं दोस्त बन गईं। एक शांत दोपहर उन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया, जो 30 साल पहले तलाक में खत्म हुई थी।
वो पैसों के मामले में बेईमान नहीं था, वो हर चीज में बेईमान था। दूसरी औरतें, दूसरी जिंदगियां, खुद के अलग अलग रूप। उन्होंने मेरी ओर देखा। तुम्हें पता है मैंने क्या सीखा? जो लोग कहते हैं थोड़ा और कोशिश करो, वो अक्सर वही होते हैं जिन्हें कभी कोशिश करनी नहीं पड़ी। कोर्ट की सुनवाई गुरुवार को थी, ठंडी नम बारिश के खतरे के साथ। आदित्य मेरे साथ आया, नेहा नहीं आई। उसने रात को एक मैसेज भेजा था, मैं पापा के नाम के साथ ये होता हुआ नहीं देख सकती, सॉरी। मैंने जवाब दिया था, मैं समझती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसका कोई जवाब नहीं आया। कोर्ट रूम टीवी जैसा बड़ा नहीं था। जज 60 के आसपास के जस्टिस मेहरा ने दोनों पक्षों को सुना। बैंक के वकील ने कहा कि मैं राकेश की पत्नी थी, उसी घर में रहती थी, शादी से फायदा उठाया था, भले ही लोन से सीधे नहीं। जेनिफर खड़ी हुई और शांत साफ आवाज में उस दलील को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जाली सिग्नेचर, एक्सपर्ट की गवाही, अलग अकाउंट्स, धोखाधड़ी का पैटर्न, और फिर राकेश की चिट्ठी, उनका खुद का कबूलनामा। फिर उन्होंने मुझे गवाही के लिए बुलाया। श्रीमती शर्मा, उन्होंने पूछा, आपको इन लोन्स के बारे में पहली बार कब पता चला? मेरे पति की मौत के बाद, सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलने पर। 38 साल की शादी में क्या आपके पति ने कभी घर पर लोन लेने की बात की? कभी नहीं। क्या आपको उन लोन का कोई पैसा मिला? नहीं। वो ऐसे अकाउंट्स में गया जिनके बारे में मुझे पता नहीं था। क्या आपने लोन के कागजों पर साइन किए? नहीं। बैंक का वकील जिरह के लिए खड़ा हुआ। जवान था, 30 के आसपास, और उसमें वो चमकदार आक्रामकता थी जो आमतौर पर उस इंसान में होती है जिसने कुछ खोया नहीं होता। श्रीमती शर्मा, क्या ये सच नहीं कि आप अपने पति पर पैसों के मामले में भरोसा करती थी? हाँ। तो आपने जानबूझकर खुद को फैसलों से दूर रखा? मैंने उसकी आंखों में देखा। मैंने भरोसा किया, धोखा खाने को नहीं चुना। लेकिन आपको शादी का फायदा हुआ। आप उसी घर में रहती थीं जिसके बदले लोन लिया गया। मैं अपने घर में रहती थी, मैंने कहा, वो घर जिसे मेरे पति और मैंने 40 साल पहले साथ खरीदा था, जिसे उन्होंने मेरी जानकारी और सहमति के बिना खतरे में डाला। आप हमसे ये मानने को कह रही हैं कि 38 साल में आपको कुछ भी शक नहीं हुआ? वही सवाल जो मैं खुद से 6 महीने से पूछ रही थी। मैंने सांस ली। मेरे पति अकाउंटेंट थे, नंबरों में अच्छे, व्यवस्थित, भरोसेमंद, या मुझे ऐसा लगा। उन्होंने अपनी गलतियों को काबिलियत और मेरे भरोसे के पीछे छुपा लिया। 38 साल तक मैंने माना कि प्यार का मतलब सवाल ना करना, शक ना करना, उन चीजों को ना देखना जिनके बारे में कहा जाए कि चिंता मत करो। मैं रुकी। क्या मैं भोली थी? शायद। लेकिन भोलेपन का मतलब धोखाधड़ी की सहमति नहीं होता। जज ने ब्रेक लिया। हम बाहर हॉलवे में बैठे। आदित्य टहल रहा था, जेनिफर फोन देख रही थी, और मैं लकड़ी की बेंच पर बिल्कुल स्थिर बैठी थी। आपने बहुत अच्छा किया मां, आदित्य ने कहा। मैंने सिर हिलाया। लेकिन मैं अपनी गवाही के बारे में नहीं सोच रही थी। मैं नेहा के बारे में सोच रही थी, उस बेटी के बारे में जिसे अपने पिता की सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकी, जिसे सच से ज्यादा झूठ चाहिए था। 1 घंटे बाद हमें वापस बुलाया गया। जज ने दोनों वकीलों को देखा, फिर मुझे। मैंने सारे सबूत देखे हैं, जाली सिग्नेचर, एक्सपर्ट गवाही और प्रतिवादी के पति की लिखित स्वीकारोक्ति। बैंक की दलील समझ में आती है, लेकिन मैं उस साफ साफ धोखाधड़ी को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो श्रीमती शर्मा की जानकारी और सहमति के बिना की गई। मैं प्रतिवादी के पक्ष में फैसला देता हूं। लोन अमान्य है, प्रॉपर्टी पर लगे चार्ज हटाए जाते हैं। आदित्य ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जेनिफर मुस्कुराई और मेरे सीने में 6 महीने से जकड़ी हुई कोई चीज आखिरकार ढीली पड़ गई। हम जीत गए थे। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलते हुए मुझे जीत का एहसास नहीं हो रहा था। मैं थकी हुई थी, थकी, कुछ ज्यादा बूढ़ी और अजीब तरह से खाली। क्योंकि सच में मैंने जीता ही क्या था? मेरा घर, हाँ, मेरा नाम साफ, हाँ, लेकिन मैंने वो शादी भी खो दी थी जिसे मैं समझती थी, वो साथी जिसे मैं जानती थी, और शायद वो बेटी भी जो सच बोलने के लिए मुझे माफ नहीं कर पा रही थी। उसी रात नेहा का फोन आया। मैं लगभग फोन नहीं उठाती, लेकिन किसी चीज ने मुझे रिसीव करने पर मजबूर कर दिया। मां, उसकी आवाज भारी थी, जैसे वो रोक कर बोल रही हो। मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है।
आज की सुनवाई के बाद मैं बैंक गई थी, उसने धीरे कहा। मैंने कहा कि मुझे पाका के रिकॉर्ड्स देखने हैं, वही जो आपने वकील को दिखाए थे। मैं आपको गलत साबित करना चाहती थी। उसने कांपती सांस ली। लेकिन आप गलत नहीं थीं। सब कुछ था, हर चीज जो आपने कही, और उससे भी ज्यादा। ज्यादा? मेरे नाम पर भी एक क्रेडिट कार्ड था मां। उसका गला भर आया। मैंने कभी नहीं खोला, कभी देखा नहीं, लेकिन वो है। $23,000। मेरा क्रेडिट खत्म हो गया है और मुझे पता तक नहीं था। ओह राकेश, मेरे मुंह से निकला। कब्र से भी उनके राज बाहर गिरते जा रहे थे। मां, मुझे बहुत अफसोस है, नेहा ने कहा। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था, मुझे सुनना चाहिए था। बस मैं सोच ही नहीं सकती थी कि पापा ऐसा कर सकते हैं। वो मेरे पापा थे। उन्होंने मुझे साइकिल चलाना सिखाया, मैथ्स में मदद की, मेरी शादी में मुझे आयल तक छोड़कर आए। वही इंसान ये भी कैसे हो सकता है? दोनों इंसान असली थे, मैंने बहुत धीमे कहा। अच्छे पिता भी और वो आदमी भी जिसने बहुत गलत फैसले किए। इंसान सिर्फ एक चीज नहीं होता। वो कुछ पल चुप रही। क्या मैं आ सकती हूं? बिल्कुल, मैंने कहा, कभी भी। 1 घंटे बाद मेरी बेटी मेरी रसोई की मेज पर बैठी थी। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई और हम बात करने लगे। सच में बात, उसके पिता के बारे में, उस कर्ज के बारे में, और इस बारे में कि प्यार और धोखा एक ही इंसान में साथ साथ कैसे रह सकते हैं। कभी कभी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे गहरा जख्म देते हैं। इसलिए नहीं कि वो राक्षस हैं, बल्कि इसलिए कि वो इंसान हैं, कमजोर, टूटे हुए और किसी तरह बचने की कोशिश में। जेनिफर ने नेहा के लिए भी वही फ्रॉड क्लेम्स फाइल करवाए जो मेरे लिए किए थे। आदित्य ने हम तीनों को साथ जोड़कर रखा। हम तीनों मेरे लिविंग रूम में बैठे, डॉक्यूमेंट्स देखते, प्लान बनाते, दोबारा खड़े होने की तैयारी करते। हम इससे निकल जाएंगे, आदित्य ने कहा, और मैंने उस पर भरोसा किया। इसलिए नहीं कि ये आसान होगा, बल्कि इसलिए कि अब हम सच बोल रहे थे, साफ देख रहे थे, और ये नाटक नहीं कर रहे थे कि चुप्पी का मतलब शांति होता है। बुक स्टोर मेरा सुकून बन गया। रूथ ने मुझे छोटा बिजनेस चलाने के बारे में सिखाया। इन्वेंट्री, ऑर्डरिंग और सही पाठक के हाथ में सही किताब पहुंचाने की वो शांत खुशी। एक दिन एक महिला आई, बहुत भटकी भटकी सी। मैं मदद करूं? मैंने पूछा। वो हिचकी, फिर बोली, क्या आपके पास शादी में फाइनेंशियल अब्यूज पर कुछ है? मैं उसे सेल्फ हेल्प सेक्शन में ली गई, 3 किताबें निकाली और फिर अचानक बोल पड़ी, मुझे इसका अनुभव है, अगर आप बात करना चाहें। हम 1 घंटे तक बात करते रहे। उसकी कहानी मेरी जैसी नहीं थी, लेकिन पैटर्न वही था। कंट्रोल, जिसे ख्याल बनाकर दिखाया जाता है, अलग थलग करना, जिसे सुरक्षा कहा जाता है, और मैनिपुलेशन, जिसे प्यार का नाम दे दिया जाता है। जब वो जाने लगी, उसने मुझे गले लगा लिया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। वो चली गई तो रूथ ने मुझे देखा। तुम इसमें अच्छी हो। किसमें? सुनने में, रूथ ने कहा, यकीन करने में, जज किए बिना। मुझे नेहा की शुरुआती प्रतिक्रिया याद आई। वो दोस्त भी याद आए जो धीरे धीरे दूर हो गए थे जब मैंने राकेश के फ्रॉड के बारे में बोलना शुरू किया। उन्हें ये सब मैसी लगता था। मुझे पता है, मैंने बस इतना कहा, जब कोई आप पर भरोसा नहीं करता तो कैसा लगता है। अगले कुछ महीनों में और महिलाएं बुक स्टोर आने लगी। किसी तरह खबर फैल गई थी कि वहां कोई है जो समझता है, जिसने ये झेला है, जो उन्हें रिसोर्सेज, वकीलों के नंबर और इस सच्चाई की तरफ ले जा सकता है कि वो पागल नहीं है, वो कल्पना नहीं कर रही, वो अकेली नहीं है। रूथ और मैंने एक छोटा सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जो महीने में एक बार बुक स्टोर के पीछे वाले कमरे में मिलता था। बस कुर्सियों का एक घेरा, कॉफी, और महिलाएं अपनी कहानियां सुनाती। फाइनेंशियल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, वो शांत वाला जो शरीर पर निशान नहीं छोड़ता लेकिन अंदर से खोखला कर देता है। पहली मीटिंग में मैंने अपनी कहानी बताई, पूरी। मंगलवार के बैंक चक्कर, सेफ डिपॉजिट बॉक्स, जाली सिग्नेचर, कोर्ट की लड़ाई, वो बेटी जो पहले मुझ पर भरोसा नहीं कर पाई, एक ऐसी जिंदगी का दोबारा निर्माण जिसे मैं समझती थी कि मैं जानती हूं। आप इतनी मजबूत कैसे रहीं? किसी ने पूछा। मैं नहीं रही,
मैंने ईमानदारी से कहा। मैं रोई, मैं गुस्से में रही, मैं डर गई, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही, क्योंकि दूसरा विकल्प हार मानना था और मैंने बहुत साल किसी और को अपने फैसले करने दिए थे। ग्रुप बढ़ता गया, 10 महिलाएं, फिर 15, फिर 20। हम रिसोर्सेज शेयर करते, वकीलों के नंबर, क्रेडिट दोबारा बनाने की टिप्स और उन परिवार वालों से निपटने की रणनीतियां जो समझते नहीं थे। एक शाम खास तौर पर अच्छी मीटिंग के बाद रूथ और मैं खाली बुक स्टोर में बैठे पेपर कप में वाइन पीते हुए। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम एक लेगेसी बना रही हो। राकेश ने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, तुम्हें कुछ भी न छोड़ने की, लेकिन तुम दूसरी औरतों को उसी अंजाम से बचा रही हो। तुम उस दर्द को उठा रही हो और उसे मदद में बदल रही हो। उन्होंने अपना कप उठाया। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने उस शब्द के बारे में सोचा। मैं इतनी ऊर्जा इस कोशिश में लगा रही थी कि मैं पहले जैसी बन जाऊं, वो जिंदगी वापस पालूं जो राकेश ने छीन ली थी। लेकिन शायद मुद्दा वो नहीं था। शायद मुद्दा ये था कोई नया इंसान बनना, विश्वासघात, नुकसान और दोबारा खड़े होने की मेहनत की आग में ढला हुआ। राकेश की मौत के 1 साल बाद मैं सपोर्ट ग्रुप की एनिवर्सरी मीटिंग में बुक स्टोर में खड़ी थी। 23 महिलाएं एक घेराव में। कुछ को मैं अच्छी तरह जानती थी, कुछ नहीं थी। हम सब एक धागे से जुड़े थे, किसी ऐसे पर भरोसा करने से जिसने वो भरोसा तोड़ दिया। जब मेरे पति की मौत हुई, मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। एक तरह से हो भी गई। वो जिंदगी जिसे मैं समझती थी कि मेरी है, वो शादी जिस पर मैंने भरोसा किया, वो भविष्य जो मैंने प्लान किया, वो सब उनके साथ मर गया। लेकिन कुछ और जन्मा। तुरंत नहीं, आसान नहीं, धीरे धीरे। मैंने घेरे में देखा। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो गलत था, कानूनी, नैतिक तौर पर गलत, और मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगी कि वो ठीक था। लेकिन उसके बाद मैंने जो किया वो मेरा चुनाव था। मैं गुस्से में फंसी रह सकती थी, पीड़ित बनकर रह सकती थी, धोखे में अटक सकती थी। इसके बजाय मैंने आगे बढ़ना चुना, रीबिल्ड करना, दूसरों की मदद करना, दर्द को मकसद में बदलना। मीटिंग के बाद एक युवती मेरे पास आई। 35 से ज्यादा की नहीं होगी, आंखें रोकर लाल। मेरे पति सारे पैसे संभालते हैं, उसने कहा। वो कहते हैं मैं नंबरों में अच्छी नहीं हूं कि मुझे बस उन्हें संभालने देना चाहिए। लेकिन कुछ गलत लगता है, मुझे नहीं पता क्या, बस गलत। मैंने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। उस एहसास पर भरोसा करो, सवाल पूछो, अकाउंट्स देखो। किसी को, यहां तक कि जिसे तुम प्यार करती हो, तुम्हें तुम्हारी अपनी फाइनेंशियल जिंदगी से अंधेरे में रखने मत दो। वो और जोर से रो पड़ी। अगर मैं गलत निकली तो, अगर मैं बस पैरानॉइड हूं तो तुम 5 मिनट के लिए मूर्ख लगोगी, मैंने कहा, फिर आगे बढ़ जाओगी, इस भरोसे के साथ कि तुमने खुद को सुरक्षित रखा। लेकिन अगर तुम सही हो और तुमने देखा ही नहीं, मैंने उसके हाथ दबाए, तो तुम सब कुछ खो सकती हो। वो अगले महीने डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आई। उसके पति जॉइंट अकाउंट से पैसे निकालकर क्रिप्टो में डाल रहे थे, जिसे वो हम अमीर हो जाएंगे कहकर बेचते थे। वो $80,000 गवा चुके थे। मैंने कल ही डिवोर्स फाइल किया है। मैं डरी गई हूं, लेकिन मैं आजाद भी हूं। मुझे बिल्कुल पता था वो क्या कह रही है। नेहा का क्रेडिट भी आखिरकार साफ हो गया, ठीक मेरे जैसा। आदित्य ने वो $50,000 जो राकेश उसे उस फेल स्टार्टअप में लगवाना चाहते थे, अपने बच्चों के कॉलेज फंड में डाल दिए, ऐसे लॉक करके कि कोई और हाथ ना लगा सके। और मैं बुक स्टोर में काम करती रही, सपोर्ट ग्रुप चलाती रही, आगे बढ़ती रही। जो हमारी 39वीं शादी की सालगिरह होती, उस दिन मैं बैंक गई। वो बैंक नहीं जहां सेफ डिपॉजिट बॉक्स था, एक अलग बैंक जहां राकेश कभी नहीं गए थे। मैंने सिर्फ अपने नाम पर एक अकाउंट खोला, सिर्फ मेरा नाम, और उसमें बुक स्टोर की अपनी तनख्वाह जमा की। मामूली थी, लेकिन मेरी थी। टेलर ने मुस्कुराकर पूछा, आज मैं आपकी और कोई मदद कर सकती हूं मैडम? असल में, मैंने कहा, मैं अकाउंट पर अपना सरनेम बदलना चाहती हूं। शर्मा नहीं, मेरा मायके वाला नाम, माधवी मेहरा। क्योंकि यही मैं थी, राकेश से पहले, शादी से पहले, उन 38 साल के भरोसे से पहले जो राख बन गए, और आगे भी मैं यही रहने वाली थी। बीते को मिटाना नहीं, बल्कि अपने उन हिस्सों को वापस लेना जिन्हें मैंने अलग रख दिया था। मैं सिर ऊंचा करके उस बैंक से बाहर निकली, और 1 साल बाद पहली बार मुझे लगा कि मुझे ठीक ठीक पता है मैं कौन हूं।
अगर आप ये पढ़ रहे हैं, अगर इसमें से कुछ भी जाना पहचाना लगे, बंद दरवाजे, छुपे राज, वो एहसास कि कुछ गलत है लेकिन आप नाम नहीं दे पा रहे, तो खुद पर भरोसा करें, सवाल पूछें, डॉक्यूमेंट्स देखें। किसी को ये मत कहने दें कि प्यार का मतलब अंधा भरोसा होता है, क्योंकि नहीं होता। प्यार का मतलब है साझेदारी, पारदर्शिता, इज्जत। और अगर आपको पता चलता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, अगर आप वो सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलते हैं और आपकी दुनिया टूट जाती है, तो ये याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जिसने आपको मिटाने की कोशिश की वो सफल नहीं हुआ। आप अभी भी यहां हैं और इसका मतलब है आप दोबारा बना सकते हैं। मैंने बनाया और आप भी बना सकते हैं।